मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राय लोग चाहे समाज के लोग हों, कोर्ट में जब भी कभी जाते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स हैं जो उनको पता होना चाहिए। लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जितने स्टूडेंट्स हैं, LLB करने वाले छात्र हैं, कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हैं, सिविल जज बनना चाहते हैं, ADPO बनना चाहते हैं, एडवोकेट्स हैं, ये बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी को मालूम होना चाहिए और ये आपके दैनिक जीवन में जानकारी आपको होना आवश्यक है। सबसे पहला, प्रार्थी कौन होता है? प्रार्थी जो प्रार्थना लेकर न्यायालय में जाता है उसको प्रार्थी कहा जाता है। इसको एप्लीकेंट भी इंग्लिश में कहा जाता है। पिटिशनर वो होता है जो अपना दावा लेकर वकील साहब से बनवाकर या खुद को अगर जानकारी है कोई भी रिलीफ या अनुतोष प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जाता है, वो पिटिशनर कहलाता है। और उसको एप्लीकेंट भी कहा जाता है, जबकि जिसके विरुद्ध वो रिलीफ चाहता है कोर्ट से वो नॉन एप्लीकेंट होते हैं। नॉन एप्लीकेंट एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपील में जाते हैं, पिटिशनर जो भी है जिसने अपील की है वो अपीलांट कहलाता है। जिसके विरुद्ध गया है अपील में, आदेश नीचे के न्यायालय का होता है, क्षुब्ध होकर वो रेस्पोंडेंट कहलाता है, प्रत्यर्थी जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से पिटिशनर याचिकाकर्ता कहलाता है। काउंसिल आपको करना होता है, एडवोकेट जो आपके केस में आपके बिहाफ पर वकालतनामा लेकर कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में पैरवी करते हैं। ये वकालतनामा आपको वकील साहब को देना होता है, फीस तय होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी, किसी व्यक्ति को आप जब किसी केस में आपके बिहाफ पर विशेष परिस्थिति में उपस्थित होने के लिए, ये आम हो सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी, या खास हो सकता है, ये आपको जानना चाहिए। दावा जो होता है वो प्लेंटिफ की तरफ से पेश होता है। जवाब दावा जो है, रिटन स्टेटमेंट, जवाबुल हक या जवाब दावा या रिटन स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है, ये प्रतिवादी न्यायालय में जब उसे नोटिस सम्मन सर्व हो जाता है, प्लेंट की कॉपी मिल जाती है, तो प्रत्येक जो भी प्लीडिंग ली है उसका खंडन करता है और जवाब दावा पेश करता है। इसके अलावा इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज के बारे में आपको जानना चाहिए। इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ होते हैं। लॉ से संबंधित इश्यूज में जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन है कि नहीं है, और कोर्ट फीस प्रॉपर दी है कि नहीं है, लिमिटेशन से दावा पेश किया गया है कि नहीं, ये सब चीजें इसके लीगल इश्यूज बनते हैं। इसको बोलते हैं कानूनी इश्यू या वाद प्रश्न, इश्यूज ऑफ लॉ। और इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के संबंध में या वादी प्रतिवादी में झगड़ा होता है उस पर इश्यूज बनाए जाते हैं। इनको तनकी, वाद प्रश्न या विवाद्यक भी कहा जाता है। ये ऑर्डर 14 CPC में इसका विवरण है। फिर लिस्ट ऑफ विटनेस, जो भी साक्षी जिस पर आप साक्ष्य पर आधारित होते हैं, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उनकी लिस्ट के साथ आप गवाहों की सूची कोर्ट में दे सकते हैं और देनी पड़ती है। सॉरी। इसके अलावा विटनेसेस को फिर या तो आप स्वयं अपनी उपस्थिति खर्चे पर रखवाते हैं, या आप लेके साथ में जाते हैं, या फिर कोर्ट से सम्मन वारंट जैसी भी स्थिति बनती है वहां से तलब कराते हैं। उनका खर्चा आपको देना होता है गवाहों का। प्लेंटिफ की एविडेंस पहले होती है। इस एविडेंस में ओरल में आपके वकील साहब आपके गवाह का बयान कराएंगे, जिसका जो दावा लेकर गया है उसके सपोर्ट में जो भी गवाह हैं, जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिवादी के वकील साहब उस पर करते हैं। जब आपकी गवाही वादी की खत्म हो जाती है तो प्रतिवादी की गवाही दी जाती है। रेस्पोंडेंट रिबेटल में, खंडन में गवाह देता है। वादी पर यह प्रमाण भार होता है ऑन ऑफ प्रूफ कि वो अपना मामला साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष पेश करे। ये आपको जानना चाहिए। बहुत सारे ऑर्डर्स का जो विवरण है वो CPC सिविल प्रोसीजर कोड में आदेश और सेक्शंस दिए गए। ये आप सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो अंग्रेजों के समय का कानून है, और ये दीवानी प्रक्रिया या दीवानी दावे में अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया बताता है। ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी मिसलेनियस एप्लीकेशन लगती है, नेसेसरी पार्टी के बारे में जैसे होती है, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन होती है। तो ये कोई भी पक्ष जब पेश करता है, सामने वाले विपक्षी को उसकी कॉपी दी जाती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय उस पर अपना आदेश पारित करती है। यदि न्यायालय के आदेश से आप व्यथित हैं तो ऊपर अपीलेट कोर्ट में आप जा सकते हैं।
इस तरह से छोटे छोटे मिसलेनियस ऑर्डर होते हैं। जजमेंट है वो एट लेंथ, जो भी गवाह आपके वादी के हुए हैं, प्रतिवादी के हुए हैं, उसके आधार पर मैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस करने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश अपना निर्णय देते हैं। यदि कोई भी पक्ष उस निर्णय से दुखी है तो वो ऊपर की अपीलेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, जा सकता है। फिर जजमेंट डेटर, जो निर्णित ऋणी है जिसके विरुद्ध डिक्री पास हुई है, उसको कहा जाता है। और इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 के तहत, सीपीसी के तहत एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जहां से ऑर्डर पास हुआ है वहीं अलग से आपको एग्जीक्यूट कराने के लिए डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही करनी होती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी में क्रिमिनल के संबंध में भी आपको बता दूं। सबसे पहला है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई अपराध घटित होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट, चाहे वो जाकर फरियादी करे, कोई पड़ोसी करे, कोई अन्य विटनेस जिसने घटना देखी है, अपराध घटित होते देखा है, वो कर सकता है। सोशल मीडिया से भी आप कर सकते हैं। आजकल EFIR जहां भी घटना घटित हुई है उस जगह करते हैं, बाद में वो ट्रांसफर होकर आ जाती है। तो ये EFIR है। उसके अलावा 0 FIR जहां घटना घटित हुई है वहां अगर आपने कराई है तो संबंधित पुलिस स्टेशन भेज दी जाती है, आगे की प्रक्रिया वहां चालू होती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो विवेचना अधिकारी हेड कांस्टेबल से नीचे के रैंक का नहीं कर सकता है, यह आपको जानना चाहिए। इसके अलावा FIR के बारे में कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए सारे सबूत, ओरल, डॉक्यूमेंट्री जो भी हैं, वो विवेचनाधिकारी जुटाता है। यदि सफिशिएंट एविडेंस आ जाती है तो वो चालान या चार्जशीट के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करता है। यदि सफिशिएंट एविडेंस नहीं आती है तो खात्मा या क्लोजर रिपोर्ट पेश की जाती है। और कई बार फरियादी झूठी रिपोर्ट कर देता है, उसे ER कहा जाता है, ये आपको जानना चाहिए। तो आइदर इन दी फॉर्म ऑफ चालान और इन दी फॉर्म ऑफ फाइनल रिपोर्ट और खात्मा और इन दी फॉर्म ऑफ क्लोजर रिपोर्ट, या फिर ER जो फरियादी झूठी रिपोर्ट करता है उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई के लिए अनुशंसा करती है। मजिस्ट्रेट इन चीजों को देखते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। अगर मामले में संज्ञान हो गया फिर आरोप वगैरह बनाए जाते हैं, अभियुक्त उपस्थित होता है, उपस्थित में गिल्टी प्लीड करता है तो वैसा, और नहीं करता है तो फिर एविडेंस प्रोसिक्यूशन को देनी होती है। प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, ये आपको जानना चाहिए। अभियोजन पर ही संदेह से परे अपना मामला जिस पर भी आरोप लगे हैं उसके विरुद्ध प्रमाणित करना होता है। पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है, क्रॉस में डिफेंस या बचाव अभियुक्त अपने वकील साहब के माध्यम से क्रॉस करता है। इसके बाद डिफेंस अपनी एविडेंस देता है। इसके बीच में मुलजिम बयान होते हैं जिसको एक्यूज्ड स्टेटमेंट कहा जाता है। फला गवाह का ये कहना है, आपको क्या कहना है, गवाह आपके खिलाफ क्यों बोलते हैं, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है। ये 313 CRPC में पुराना प्रोविजन था। अभी जो BNSS आ गई है इसमें भी ये प्रावधान रखा गया है। तो ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताई। फिर इसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है, मार्शलिंग होती है और जजमेंट लिखा जाता है। इनमें भी पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होते हैं। यदि आप अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित हो गया है तो अभियुक्त को उस आरोपों का दोषी पाते हुए उसको जिस भी ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, सेशंस है, उस हिसाब से व्यवस्था के अनुसार लीगली उसको पनिशमेंट दिया जाता है। वो जेल की भी हो सकती है, फाइन की भी हो सकती है। यदि आप असंतुष्ट हैं तो ऊपर के न्यायालय में उस आदेश के विरुद्ध क्षुब्ध होने के बाद अपील में जा सकते हैं। तो इस तरह मैंने ये कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए इस बारे में बताया। मैं आशा करता हूं कि मैं सरल भाषा में आपको जानकारी देने में सफल हुआ। और जो भी आपके प्रश्न हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। करीब 83,200 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 3200 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसी तरह का स्नेह कायम रखिए। धन्यवाद देता हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से है, कृपया उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।